हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का उसका एक नया चैप्टर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज आप सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, और साथ ही में इस लेक्चर में सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर 3 जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आइए सबसे पहले समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है, जब भी क्वेश्चन में आपको टू इक्वेशंस गिवन हो और उन दोनों इक्वेशंस में ओनली टू वेरिएबल्स गिवन हो और उन दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो, या ये कह लो डिग्री ऑफ द इक्वेशन 1 हो, तो आप क्या बोलोगे, आपकी जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्लियर, समझ गए। यहाँ पे हम पेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको टू इक्वेशंस गिवन होंगी, यानी कि पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। क्लियर। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन होगी वहां पे ओनली टू वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। और साथ ही साथ उन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर या कह लो डिग्री ऑफ द इक्वेशन 1 होगी, जिसके वजह से हम यहां क्या बोल रहे हैं, लीनियर वर्ड यूज कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है। क्लियर बच्चों, समझ गए। अब आइए आपको समझाते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेट्स से 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह मान लेते हैं एक और इक्वेशन है हमारे पास, और वो है 3x प्लस 2y प्लस c इक्वल्स टू 0। बच्चों ये मान लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पहली इक्वेशन, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दूसरी इक्वेशन, दोनों पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। देखिए तभी यहाँ पे बोल रहे पेयर, समझ गए। क्लियर। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो इन इक्वेशंस में ओनली टू वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स वाई, सिर्फ एक्स एंड वाई वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है बच्चों। यहाँ पे जो आप एक्स एंड वाई देख रहे हो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी बच्चों, 1 है। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन के भी वेरिएबल्स जो हैं उसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दोनों पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इसलिए बोल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। उसके लिए आपको नीचे यहाँ पे गिवन है दो इक्वेशंस जो प्रेजेंट हैं, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सबसे पहली इक्वेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इसी तरह आपके पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन प्रेजेंट है, कौन सी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। और आप यहाँ पे देख रहे हो क्या बच्चों, इन इक्वेशंस में हमारे पास ओनली टू वेरिएबल्स हैं। देखिए x एंड y, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x एंड y दो वेरिएबल्स हैं। c1 क्या है बच्चों, यहाँ पे c1 हमारा कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में देखिए यहाँ पे भी सिर्फ दो ही वेरिएबल है, x एंड y बच्चों। c2 क्या है हमारा, कोई कांस्टेंट नंबर होगा बच्चों। क्लियर, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं x y, इनकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 1 है, तभी तो बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ गए, पक्का। अच्छा बच्चों, एक बात नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे a1 क्या है बच्चों, a1 हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x है। उसी तरह यहाँ पे b2 क्या है, b1 क्या है बच्चों हमारा, b1 हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y है।
C1 क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक, इसी तरह सेकंड इक्वेशन में देखिए, A2 क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल है सेकंड इक्वेशन का। इसी तरह B2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है सेकंड इक्वेशन का। इसी तरह C2 क्या है, कांस्टेंट है सेकंड इक्वेशन का। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? अब आपको आना चाहिए A1 B1 C1 कैसे निकालते हैं, उसी तरह A2 B2 C2 कैसे निकालते हैं कंपेयर करके। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में कभी दो इक्वेशन गिवन होगी, एक ये इक्वेशन मान लीजिए, एक ये इक्वेशन मान लीजिए। तो आपसे कोई पूछे A1 B1 C1 इसी तरह A2 B2 C2 क्या होगा, इन इक्वेशंस को देख के बताओ। तो कुछ नहीं करना है, आपको इन इक्वेशंस को इन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देना है। कैसे कंपेयर करोगे, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 5x प्लस 3y माइनस 2 इजुकल्स टू 0 इस इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कंपेयर करेंगे। तो क्या देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसके जो आगे लिखा है a1, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है बच्चों। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो x है उसके आगे जो लिखा है 5 उसी के इक्वल होगा, हाँ या ना बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, बोलिए a1 फर्स्ट इक्वेशन का। a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, तो a1 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। उसी तरह यहां देखिए बच्चों, b1 क्या हो जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे y के आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो आप बोलोगे b1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। समझ गए। इसी तरह बच्चों यहाँ पे C1 क्या है, कोई कांस्टेंट होता है, फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2 नहीं -2, C की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -2। यहाँ पे हमें विथ साइन देखना होता है। क्लियर, समझ के बच्चों। इसी तरह जब आप इस सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे, 3x प्लस 2y प्लस 6 इजुकल्स टू 0, जब आप इसको इस सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या मिल जाएगा आपको, A2 B2 C2। कैसे, देखिए बच्चों, A2 क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है सेकंड इक्वेशन का, वही आपका क्या होगा, यहाँ पे जो x है उसके आगे लिखा है 3, A2 इजुकल्स टू 3 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द सेकंड इक्वेशन। उसी तरह यहाँ पे जो B2 है, कोफिशिएंट ऑफ y है फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y क्या है बच्चों, 2 है यहाँ पे, तो B2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो C2 है कांस्टेंट है सेकंड इक्वेशन का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन के कांस्टेंट के, यानी +6 के। क्लियर, तो यहाँ पे आपने सीख लिया है कंपेयर करके कैसे A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 कैसे निकालते हैं। क्लियर, समझ गए बच्चों। अब आइए देखते हैं सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, उनके क्या मेथड होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड बच्चों, दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। अब ये तीनों मेथड हमको सीखने हैं फॉर फाइंडिंग या कह लो फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर हुई बात की नहीं, एक एक करके समझेंगे बच्चों। अब आइए सबसे पहले समझते हैं सबसे पहला मेथड जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं करना है, जो भी इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, जो भी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की आपको ग्राफ पे प्लॉटिंग कर लेनी है। ठीक, दोनों इक्वेशन को अलग अलग प्लॉट कर लोगे सेम ग्राफ पे, जहां पे वो लाइंस या कह लो ग्राफ या कर्व मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वही आपको देगा सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर हुई बात कि नहीं? एक बात मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है बच्चों, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो उस केस में आपके पास जो ग्राफ मिलता है, जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की प्लॉटिंग करोगे ग्राफ पे, तो आपके पास वहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। यहां पे आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन कर्व।
क्लियर हुई बात कि नहीं? अगर आपके पास कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जैसा कि आप देख रहे हो ये और ये, जब आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो उस केस में आप देखोगे स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का मतलब ये स्ट्रेट लाइन कर्व। समझ गए बच्चों? पक्का? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में भी कई सारे केसेस होते हैं बच्चों। यहाँ पे आपने सीखा है अभी क्या, अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्वेश्चन में आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ भी दे सकता है, 5x + 2y + 3 = 0। वहां पे आप a1 b1 c1 इसी तरह a2 b2 c2 कंपेयर करके निकाल सकते हो, हाँ या ना? और अगर आपके पास a1 b1 c1 और साथ ही साथ a2 b2 c2 आ गया है, तो आप इन केसेस को देखो। सबसे पहला केस 1, केस 2, केस 3 हमें पढ़ना है। केस 1 में अगर हमारे पास क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर नॉट इक्वल मिल रहा है b1/b2 के, तो आप कहोगे उस केस में दोनों इक्वेशंस की जब लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी मतलब वो दोनों लाइंस कुछ ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, अब भैया जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x, y बच्चों। इसका मतलब ये है जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वही आपका x की वैल्यू होगी फॉर द वेरिएबल x, हाँ या ना? जो कोऑर्डिनेट y होगा वही आपका वैल्यू ऑफ वेरिएबल y होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? नोट करने वाली बात क्या है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तभी ये कंडीशन होगी, उस केस में ही इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। समझ गए? तो a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2, तभी आप कहोगे इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। क्लियर? अच्छा, अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? तो आपको उस केस में वन सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, या कह लो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? और आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जहां पे कट कर रही है एक ही जगह पे कट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, x, y। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हम वहां पे देख रहे हैं ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, मगर सॉल्यूशन मिल तो रहा है, हाँ या ना? तभी बोल रहे हैं कंसिस्टेंट ग्राफ। कंसिस्टेंट ग्राफ का मतलब है यहाँ पे कि जब भी आपको सॉल्यूशन मिले उन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, समझ गए? अगर सॉल्यूशन मिलता है तो बोलोगे कंसिस्टेंट है। ठीक है, आपकी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। क्लियर? अब आइए देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास मान लीजिए अगर a1/a2 इक्वल हो रहा है किसके, b1/b2 को इक्वल हो रहा है, और साथ ही साथ किसके इक्वल है, c1/c2 के भी इक्वल है, तो आप यहां पे बोलोगे आपके पास कौन सी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है आइए समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, भाई दो इक्वेशन गिवन होगी, एक इक्वेशन ऑफ लाइन से मैंने एक लाइन बना ली है, दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन से मान लीजिए ये बन जाती है कुछ। अब आप देख रहे हो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या कर रही है, कोइंसाइड कर जा रही है। अब कोइंसाइड करेगी बच्चों तो उस पर कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे इनफाइनाइट, हमने तो बनाने के लिए 4 बना दिए सिर्फ, समझ रहे हो? ऐसे कई सारी जगह पे वो मीट करेगी, कई जगह कोइंसाइड करेगी, समझ गए? तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। बोलिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इसका मतलब यह है, हम यहां पे कह सकते हैं अगर आपके पास कोइंसिडेंट लाइन बन रही है, ये कब बनेगी, जब ये कंडीशन, ये केस आपका सेटिस्फाइड होगा। क्या, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, उसी तरह इज इक्वल्स टू c1/c2, तब उस केस में आप देखोगे मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मगर सॉल्यूशन मिल तो रहा है, इसीलिए बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हाँ, एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। क्लियर? समझ गए बच्चों? क्लियर? अब आइए देखते हैं अपना थर्ड केस, जिसमें आप देख रहे हो अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और साथ ही साथ नॉट इक्वल है किसके, c1/c2 के, नॉट इक्वल है, तो आप यहां पे बोलोगे ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी।
क्लियर। अच्छा, अगर पैरेलल लाइन है इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन का आपने ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ ऐसे लाइन बन रही है, और दूसरी लाइन को जब आपने प्लॉट किया तो वो भी कुछ ऐसे बन रही है, और आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, कहीं पे भी टच नहीं कर रही, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ना ही मीट कर रही, ना ही कोइंसाइड कर रही हैं, सीधे चली जाएंगी, कहीं पे भी टच नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। क्लियर। अच्छा, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। समझ गए? इनकंसिस्टेंट लाइन बोल सकते हो या इक्वेशन भी बोल सकते हो। समझ गए बच्चों? ये तीनों केस आपको पता होना चाहिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 बच्चों। पक्का? अच्छा, अब आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो कैसे पता करें कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइन है? उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लेके आ गया हूँ जिसको ग्राफिकली सॉल्व करूंगा। तो ध्यान से देखिए एग्जांपल में हमसे क्या कह रहा है। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन। ऑल्सो चेक दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जैसा कि आप इस एग्जांपल के नीचे देख पा रहे होगे, आपको गिवन है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको इन इक्वेशन को देख के ये बताना है इनकी जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी। साथ ही में क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल है, उनके लिए वेरिएबल एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो इनका सॉल्यूशन ऑब्टेन करो ग्राफिकली, जिसके लिए आपको यहाँ पे राइट साइड ग्राफ भी एग्जांपल में गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली इक्वेशन यहाँ पे जो हमारे पास लिखी है वो है x माइनस 2y प्लस 8 इजुकल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इस इक्वेशन में आप देख रहे होगे वेरिएबल x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं। इसी तरह ये हमारी दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इजुकल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इस इक्वेशन में आप देख रहे होगे वेरिएबल x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम इसके आगे कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, और कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैसे कंपेयर करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने चिट नोट खोल देता हूँ। ये बातें आपने ऊपर पढ़ी थी उसको दोबारा आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे। ये हमारी क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लोगे। अगर ये वैल्यू आ गई तो आप यहां से कहोगे, अगर केस 1 सेटिस्फाइड होता है तो आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, केस 2 सेटिस्फाइड होता है तो बोलोगे कोइंसिडेंट लाइन है, अगर केस 3 सेटिस्फाइड होता है तो आप बोलोगे पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं कंपेयर करके। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों a1 क्या होगा, तो बच्चों a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल x ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है 1 है, यही हो जाएगा आपका a1 की वैल्यू। तो a1 इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं b1 क्या हो जाएगा बच्चों, तो b1 होता है कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। वेरिएबल y ये रहा, इसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है -2 लिखा है, तो b1 क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। तो b1 इक्वल्स टू -2 हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे आपसे पूछूं c1 क्या हो जाएगा, तो c1 होता है कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट आपका 8 है बच्चों, तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे आपसे पूछूं a2 क्या हो जाएगा, तो बच्चों a2 होता है कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में वेरिएबल x ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट 2 लिखा है बच्चों, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, a2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे मैं आपसे पूछूं b2 कितना होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे b2 होता है कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द सेकेंड इक्वेशन।
सेकंड इक्वेशन के लिए वेरिएबल y ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट लिखा है -1, तो b2 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं C2 क्या होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे C2 होता है कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन। कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 1 है, तो यहाँ पे आप बोलोगे C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। फिर यहाँ पे आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गया है। फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सा केस हो रहा है, केस 1 हो रहा है या केस 2 हो रहा है या केस 3 हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं केस 1, जिसमें हमें देखना है अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 तो आप बोल देना इंटरसेक्टिंग। तो चलिए सबसे पहला केस देखते हैं। तो यहां पे आप कहोगे क्या, A1 बाई A2 अगर नॉट इक्वल टू क्या होता है, B1 बाई B2 के बच्चों। यहाँ पे A1 बाई A2 B1 बाई B2 की वैल्यू पुट कर दो, तो आप कहोगे A1 कितना है बच्चों, 1 है, A2 कितना है, 2 है, इज इक्वल्स टू B1 बाई B2। बच्चों B1 है आपका यहाँ पे -2 अपॉन B2। B2 कितना है बच्चों यहाँ पे, -1 है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड आपको मिल रहा है 1/2, राइट साइड आप जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा +2। तो लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भैया A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। इसका केस नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गया है, केस नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गया है। A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 जैसा कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं कि अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 तो क्या होगा, आपकी दोनों इक्वेशंस कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्लियर, समझ गए बच्चों। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो मैंने आपको बताया था उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। मगर सॉल्यूशन मिलेगा हाँ या ना, अगर सॉल्यूशन मिलता है तो उन इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब है आपकी जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थी वो क्या है, वो कंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर कंसिस्टेंट है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसका मतलब है वेरिएबल x एंड y की वैल्यू अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हो, हमें यहाँ इस ग्राफ पे क्या करना पड़ेगा, इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को प्लॉट करना पड़ेगा। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर, समझ गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को नीचे कॉपी कर लेते हैं हम लोग बच्चों। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन बच्चे आपकी थी x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 बच्चों, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। क्लियर, यहाँ पे हम ऊपर लिख भी देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का फॉर्मूला बना लेंगे, या तो x का फॉर्मूला बना लेंगे या तो y का फॉर्मूला बना लेंगे। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि x का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो अगर x का फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे -2y लिखा है, इसको हम राइट साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, +2y हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे +8 को राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका x का फॉर्मूला आ गया है 2y माइनस 8। क्लियर, समझ गए बच्चों। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा जो आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। क्लियर, फिर यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना लेनी है और एक लाइन और बना लेनी है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है बच्चों। ठीक, क्लियर, समझ गए। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर एक तरफ लिख दीजिए x और नीचे लिख दीजिए y बच्चों। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले x में y की वैल्यू कुछ अज्यूम करके पुट करनी है और y की वैल्यू अज्यूम करके पुट करके x की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है।
क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे अज्यूम करता हूँ y की वैल्यू, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, -1, -2, +2, +1, 0, कुछ भी कर सकते हैं, मगर ऐसी वैल्यू अज्यूम करिएगा y की जिससे बहुत ही सिंपल वैल्यू निकले x की। समझ गए कैसे करेंगे? आइए देखते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या अज्यूम करते हैं बच्चों, 4 अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू 4 अज्यूम करते हैं, फिर इस फॉर्मूले x में y की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी वो निकाल के देखते हैं बच्चों। तो यहाँ से आप कहोगे आपके पास x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 2y - 8। इसको सॉल्व कैसे करोगे, y की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 2 इंटू वाई, वाई कितना है बच्चों, 4 पुट कर दिया, -8। सॉल्व करोगे यहाँ पे आप देखोगे 8 - 8 कितना आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप y की वैल्यू 8 पुट कर रहे हो तो आपको x क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कहोगे जब हमने y की वैल्यू 4 पुट की है तो x कितना मिल रहा है बच्चों, 0 मिल रहा है। क्लियर। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने y की वैल्यू 4 पुट की है तो x की वैल्यू बहुत ही सिंपल मिल रही है, 0 मिल रही है। फ्रैक्शन में कोशिश करना कि फ्रैक्शन में वैल्यूज ना आए। समझ गए? क्लियर। अच्छा बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं जो हमने लिखा है। समझ गए। इसी तरह हम यहाँ पे y की एक और वैल्यू पुट करके देखेंगे। हम वो मान लेते हैं y की वैल्यू क्या है, 6 है। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू इस x के फॉर्मूले में 6 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो x = 2y, तो 2 इंटू वाई, वाई कितना लिया मैंने, 6 लिया है, -8 बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो 12 - 8 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो अगर आप y की वैल्यू 6 ले रहे हो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पे आप कहोगे x की वैल्यू बच्चों 4 आ रही है। क्लियर। समझ गए। अब ये फर्जी की चीज़ें मिटा देता हूँ। समझ गए बच्चों। अब आप जैसा कि देख पा रहे हो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए जिसकी हेल्प से आप इस इक्वेशन फर्स्ट को प्लॉट कर सकते हो ग्राफ के ऊपर। वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा 0,4, दूसरा पॉइंट है आपका 4,6 बच्चों। इसको नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपका है 0,4, दूसरा पॉइंट है आपका 4,6 बच्चों। क्लियर। समझ गए। पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए इनके पॉइंट्स निकाल लिए हैं प्लॉट करने के लिए बच्चों। क्लियर। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को भी कॉपी करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या थी बच्चों, ये थी, इसको भी हम नीचे लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे आपसे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी बच्चों, वो था 2x - y + 1 = 0। अब यहाँ पे हम x या y किसी भी वेरिएबल का फॉर्मूला बना सकते हैं। x का फॉर्मूला बना लेते हैं, इजी लग रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे बच्चों 2x = क्या हो जाएगा, तो -y को राइट साइड भेजोगे +y हो जाएगा, और +1 को राइट साइड भेजोगे -1 हो जाएगा। क्लियर। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इस 2 को y - 1 के नीचे भेज दोगे डिवाइड में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, बोलिए, x = क्या हो जाएगा बच्चों, x = क्या हो जाएगा, y - 1 डिवाइड बाई 2 बच्चों। क्लियर। समझ गए। पक्का। अब आपको क्या करना है, फिर से वो डिब्बा बना लेना है, बॉक्स। समझ गए। फिर एक तरफ ऊपर आप लिख दीजिए x और नीचे लिख दीजिए y बच्चों। यहाँ पे थोड़ा x को सिंपल कर लेते हैं। ठीक बच्चों। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू कुछ अज्यूम करनी है जिससे x की वैल्यू आ जाए। क्लियर। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या अज्यूम करते हैं, 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों 1 रखते हो इस x के फॉर्मूले में, तो x की वैल्यू क्या आती है वो निकाल के देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप कहोगे x = क्या हो जाएगा, y - 1 डिवाइड बाई 2। y हमने 1 मान लिया है, -1 अपॉन 2। यहाँ पे आप जब x का वैल्यू निकालोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, बोलिए, 1 - 1 डिवाइड बाई 2। बच्चों 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, 0 डिवाइड बाई 2 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर y की वैल्यू 1 ले रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। क्लियर।
तो x कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। समझ गए। इसी तरह हम मिटा लेंगे फर्जी की चीजें। अब y की दूसरी वैल्यू सोचते हैं, तो यहां पे हम अगर y की वैल्यू 7 पुट कर लेते हैं। पुट करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते थे y की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ और आती तब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मगर हम y की वैल्यू ऐसी पुट करो जिससे x की वैल्यू सिंपल आए। समझ रहे हो? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर इस x के फॉर्मूले में y 7 रखते हैं तो क्या होगा, तो 7 - 1 डिवाइड बाई 2, ऊपर हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 बच्चों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो y 7 पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू 3 आ रही है। x कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। फर्जी की चीजें फिर से हम मिटा देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स आ गए हैं। वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, एक है 0,1, दूसरा पॉइंट है 3,7 बच्चों। इसको हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका 0,1, दूसरा पॉइंट है आपके लिए 3,7। इन पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे तो आप इस इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हो। क्लियर, समझ गए पक्का? तो आपने देखा क्या, पहली इक्वेशन के पॉइंट्स ये आ गए, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स ये हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। समझ गए? इन पॉइंट्स को ऊपर दोबारा लिख लेते हैं इस ग्राफ के ऊपर बच्चों। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्या आपके पास जो पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, उसके क्या क्या पॉइंट्स आए थे, उसके पॉइंट्स आए थे आपके पास 0,4 और दूसरा पॉइंट था 4,6 बच्चों। ठीक है, ये पहली इक्वेशन के आपके पॉइंट्स थे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के क्या पॉइंट्स आए थे बच्चों, वो थे 0,1, दूसरा पॉइंट था आपका, एक सेकेंड, इक्वेशन 2 तो लिखना ही भूल गए। ठीक है, इक्वेशन 2 के पहला पॉइंट क्या था, 0,1 था बच्चों, दूसरा पॉइंट था आपका 3,7 बच्चों। ठीक है, फिर आपको सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन के जो ये 2 पॉइंट्स हैं इसको प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ पे। क्लियर, समझ गए? तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0,4। 0,4 का मतलब क्या है बच्चों, जो पहला वाला टर्म है वो होता है x, दूसरा वाला होता है y। क्लियर, तो इसका मतलब है 0,4 का मतलब है x में चले 0 यानी कुछ नहीं चले, y में कितना चले 4 चले। तो आपसे अगर मैं पूछूं 0,4 पॉइंट कहाँ होगा, तो इसका मतलब है 0 चले x में बच्चों और y में चले 4, तो 0,4 बच्चों यहाँ पे आपका पॉइंट होगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप कह सकते हो फर्स्ट इक्वेशन का सबसे पहला पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जिसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 0,4 बच्चों, इसको हम लिख भी लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0,4 बच्चों। क्लियर, पहला पॉइंट आपने बना लिया है। समझ गए पक्का? फिर आपका फर्स्ट इक्वेशन का दूसरा पॉइंट था 4,6 बच्चों, इसको भी आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो 4,6 का मतलब है x में चले 4, y में चले 6 बच्चों। तो यहाँ पे आप कहोगे x में चले 4 और y में चले 6 बच्चों, तो आपका पॉइंट यहाँ होगा। क्लियर, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे होगा। ठीक, समझ गए? क्लियर। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिए इस पॉइंट के, क्या थे 4,6 बच्चों। क्लियर, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आपने दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है इस ग्राफ के ऊपर। इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। क्लियर, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं बच्चों। ये क्या हो गया, ये अब सही है, स्ट्रेट लाइन खींची नहीं रही यार, ये रही स्ट्रेट लाइन। ठीक, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दी है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने प्लॉट कर दिया है, जिसको मैं यहाँ पे रेड लाइन से बना रहा हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोलिए बच्चों,
ये जो आपको सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स दिख रहे हैं 0,1, सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। 0,1 का मतलब है 0,1 का मतलब है x में कुछ भी नहीं चले, x में 0 चले और y में 1 चले। तो आप बोलोगे x में कुछ नहीं चले, y में 1 चले, तो यानी कि पहला पॉइंट आपका 0,1 यहां पे होगा। क्लियर, समझ गए बच्चों? ठीक है, ये आपका हो गया पहला पॉइंट सेकंड इक्वेशन के लिए। क्या इसके कोऑर्डिनेट्स हैं? 0,1 है बच्चों। ठीक, उसको मैंने प्लॉट कर लिया है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है 3,7 बच्चों, 3,7। तो इसका मतलब है x में चले 3, y में चले 7। तो बच्चों x में चले 3 और y में चले 7, तो यानी कि आपका पॉइंट यहां पे होगा सेकंड इक्वेशन के लिए। क्लियर, तो यहां पे आप कहोगे ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो यहां पे आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इस पॉइंट के? उसके कोऑर्डिनेट थे 3,7, उसको भी लिख दिया बच्चों। फिर आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब आप यहां पे देख रहे हो एक लाइन ऐसे जा रही है बच्चों, एक लाइन ऐसे जा रही है, और आप देख रहे हो ये दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दो P। तो हम यहां पे कह सकते हैं जिस जगह पे बच्चों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है पॉइंट P। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहोगे बच्चों देखिए ये पॉइंट P x में देखिए कितनी दूर है, 2 पे है, और y में कितना है बच्चों, 5 है। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,5 क्या हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा। क्लियर, और ये पॉइंट P क्या देगा आपको, ये पॉइंट P जो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है फॉर द टू इक्वेशंस, और यही क्या है, सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि जो पहला वाला होता है वो होता है x और दूसरा वाला होता है y। तो इसका मतलब है जो आपका पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या मिला है, 2,5, उसमें आप देख रहे हो x किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, और y बच्चों किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो यहां से आप बोलोगे x इक्वल्स टू 2 आ गया है, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया है। इसका मतलब आपका आंसर आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। जैसा कि आपने देखा आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तो यहाँ पे देखिए आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही आपको सॉल्यूशन देगा इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, पक्का। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमको 2 इक्वेशंस गिवन है, इनको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और सीखेंगे कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, जो क्या है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 बच्चों, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इसमें क्या तरीका होता है, तो बच्चों इसमें हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल का फॉर्मूला बना लेंगे और उस वेरिएबल को पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। कैसे, देखिए बच्चों, अगर हम यहां पे आपसे कहें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से, जैसा कि आप देख रहे हो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में से हम x का फॉर्मूला बना लें, बनाने को y का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, हम आसान लग रहा है x का फॉर्मूला बनाना, तो हम यहां से कहें हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखिए बच्चों, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे अगर हम x को अकेला कर लें या कह लो x का फॉर्मूला बना लें तो क्या हो जाएगा, 3y को हम राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया है, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। क्लियर,
समझ में आया कि नहीं आया? हमने सबसे पहले क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आई 6 माइनस 3y, इस वैल्यू ऑफ x को पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, क्लियर, और वहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ गए पक्का? तो अब यहां पे आप क्या कहोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली तो दूसरी इक्वेशन में हमने पुट कर दिया इस x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर? तो देखिए बच्चों, हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या लिखी है, वो है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, हमने सेकेंड इक्वेशन कॉपी कर दी है। फिर यहाँ पे हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे 2 इंटू एक्स, एक्स कितना रखा है हमें 6 माइनस 3y, ठीक है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी है, क्लियर? अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है, माइनस 3y इक्वल्स टू 12 बच्चों। अब आप क्या करोगे, इस चीज को सॉल्व कर लोगे और y की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि देखिए हमने जब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी है तो x गायब हो गया है इस इक्वेशन से, सिर्फ y दिख रहा है, देखिए सिर्फ y ही तो दिख रहा है वेरिएबल, और आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो y के लिए, क्लियर? समझ गए? तो यहाँ पे आप बोलोगे, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में बच्चों, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 माइनस 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 12 बच्चों। यहाँ से आप बोलोगे 12 माइनस 6 माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा इक्वल्स टू 12 बच्चों। माइनस 9 को राइट साइड भेज दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9y पॉजिटिव में हो गया, और आप यहाँ पे 12 को लेफ्ट साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हो 9y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y कैसे निकालोगे, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0/9 कितना हो जाएगा बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, जैसा कि आप देख रहे हो हमने यहाँ पे वेरिएबल y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है जो कि 0 आ रही है, क्लियर? समझ गए बच्चों? फिर आप इस y की वैल्यू जो देख रहे हो 0 पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट कर दो, देखिए आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो या तो सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा आपकी y की वैल्यू कितनी आई है, 0 आ गई है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मान लेता हूँ, उसी में पुट कर देता हूँ y की वैल्यू, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 बच्चों। यहाँ पे x प्लस 3y, y की वैल्यू 0 रख दी है, तो यहाँ पे आप बोलोगे x बोलिए प्लस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 ही रहेगा, इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया है, क्लियर हुई बात कि नहीं? तो मैंने क्या किया है बेसिकली इस क्वेश्चन में, या कह लो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को, चाहे फर्स्ट इक्वेशन चाहे सेकंड इक्वेशन, सबसे पहले पकड़ लो, फिर उस इक्वेशन में से आप किसी भी वेरिएबल का फॉर्मूला बना लो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ लिया और उसमें से x का फॉर्मूला बना लिया, x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 6 माइनस 3y, फिर इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, क्लियर? अगर सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आप देख रहे हो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। फिर इस y की वैल्यू 0 को चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, किसी इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू 6 ही आएगी, क्लियर? समझ गए? नहीं विश्वास हो रहा तो करके देख भी लो बेटा। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 सेकंड इक्वेशन में पुट करते हो तब भी आपकी x की वैल्यू 6 ही आएगी, समझ गए? इसी का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल ली है, समझ गए? पक्का? क्लियर? अच्छा बच्चों, अब आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड। तो आइए बच्चों चलिए पढ़ते हैं अपना थर्ड टाइप ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वो होता है एलिमिनेशन मेथड। अब आइए समझते हैं एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। जब भी क्वेश्चन में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन होगी, या ये कह लो जब भी क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशंस गिवन होगी, उन दोनों इक्वेशन में से आपको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट
एलिमिनेट कर लेना है, चाहे x को एलिमिनेट कर लो चाहे y को एलिमिनेट कर लो। तो जो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल बचेगा उस वेरिएबल की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। क्लियर? तो कैसे हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं, उसके लिए हमें जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे ताकि वो ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कैंसिल आउट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए और जो दूसरा वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सको। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? समझ गए? अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो इक्वेशंस लिखी है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 बच्चों। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन इक्वेशंस में सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। चाहे आप x को एलिमिनेट कर लो या y को एलिमिनेट कर लो, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, हम वेरिएबल y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर दिक्कत क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास यहाँ पे लिखा है 3y और नीचे लिखा है बच्चों 2y, तो ये एलिमिनेट नहीं हो सकते। आपको सबसे पहले जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो वेरिएबल y के आगे जो कोफिशिएंट लिखा है उसको इक्वल करना पड़ेगा और इक्वल करने के लिए आपको इक्वेशंस में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इक्वेशन नंबर 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलिए सबसे पहले करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसको ज़रा समझिए। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 3y से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6y, हाँ या ना। इसी तरह जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 2 में तो 2y से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, हाँ या ना। क्लियर? तो यहाँ पे भी 6y मिल रहा है और यहाँ पे भी 6y मिल रहा है बच्चों। दोनों इक्वेशंस में आपने वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लिया है 6 6। अब ऐड या सब्सट्रैक्ट करके ये 6y कैंसिल हो जाएगा, y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? अच्छा बच्चों, तो हमने यहाँ पे जो क्या किया है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक। और यहाँ पे उस इक्वेशन को लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों क्या करोगे आप, सबसे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों किससे, 2x से बच्चों। 2x से 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चों, 3y से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या लिखा है देखिए, 2 को मल्टीप्लाई करोगे अब किससे बच्चों, 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा इक्वल्स टू में। फिर आपको क्या करना है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इस इक्वेशन को। क्लियर? अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको यहाँ पे दिखा देते हैं बच्चों। तो जब आप इसको 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3x से तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा बच्चों। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 9x। फिर देखिए 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2y से तो कितना हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा बच्चों। इक्वल्स टू में क्या होगा, ध्यान से देखिए, 3 को फिर मल्टीप्लाई करोगे 4 से बच्चों तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। क्लियर हुई बात बच्चों कि नहीं? अच्छा, फिर आप यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को जो आपने लिख लिया है सिंप्लीफाई करके उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं बच्चों। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है इसमें क्या लिखा है, 6y लिखा है बच्चों। इसी तरह जो नीचे वाली इक्वेशन लिखी है उसमें भी 6y लिखा है, मगर दिक्कत क्या है, दोनों 6y प्लस में है, ऊपर भी प्लस 6 है, 6y है, नीचे भी प्लस 6y है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो आपको कुछ ऐसा करना है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करो ताकि ये y वाला एलिमिनेट हो जाए। तो अगर हम इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं,
बोलिए क्या करते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसको? ये ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऐसे लगा सकते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? आपको ये जो नीचे वाली इक्वेशन दिख रही है, इसके जो टर्म्स के साइन है वो चेंज कर देने पड़ेंगे। यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो आपका 9x प्लस का है बच्चों, हाँ या ना? प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हो 6y आपका प्लस का है, अब ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 12 प्लस का लिखा है, ये बच्चों माइनस का हो जाएगा। क्लियर? समझ गए सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसका मतलब है इन इक्वेशंस पे जो टर्म है इनका साइन चेंज कर दीजिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर? अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऊपर हो गया +6y, नीचे हो गया अब माइनस का 6y बच्चों। +6y माइनस 6y क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, जीरो हो जाएगा। बोलिए। अरे भाई यहाँ करके देख लो, 6y प्लस का है एक और एक माइनस का 6y, ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है ये 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लाइन से काट दो। क्लियर? अच्छा, बचा क्या? सिर्फ x वाला टर्म बच रहा है बच्चों। यहाँ लिखा है 4x और नीचे लिखा है माइनस का 9x। अब प्लस का 9x नहीं रहा, माइनस का 9x, साइन चेंज हो गया ना। इसको सॉल्व कर लो बच्चों। क्या लिखा है? प्लस का 4x माइनस का 9x कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका -5x बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए माइनस का 5x बच्चों, लेफ्ट साइड बच रहा है। राइट साइड में 12 है 22 है प्लस का और 12 है माइनस का, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? 22 माइनस 12 बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x इक्वल्स टू के इधर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? इस -10 को, सॉरी इस -5 जो मल्टीप्लाई में है x के साथ, इसको राइट साइड भेजोगे तो 10 के डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड में आ जाएगा -5 बच्चों। ये -5 से ले जाओगे 1 जा जाएगा बच्चों, बताइए 1 जा 1 जा जाएगा, ये जाएगा 2 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -2 आ गई है। क्लियर? आपने यहाँ पे x की वैल्यू -2 निकाल ली है। अब इस रफ वर्क को जो आपने यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको कराया था, इसको मिटा लेते हैं। चलिए, क्लियर? फिर हमें क्या करना है? इस x की वैल्यू को पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। अगर आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू -2 पुट कर देते हो तो y की वैल्यू दोनों इक्वेशन से सेम ही आ जाएगी। क्लियर? तो हम डिसाइड करते हैं, जो इक्वेशन सिंपल लग रही है हम डिसाइड कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, क्या बच्चों? पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इसको कॉपी कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इसको नीचे लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 बच्चों। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? इस इक्वेशन में जो x वाला वेरिएबल दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या रख देनी है? -2 रख देनी है। तो 2x, इसका मतलब है 2 इंटू x की वैल्यू -2 रखनी है, प्लस 3y इक्वल्स टू 11 बच्चों। फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल्स टू 11 बच्चों। फिर यहाँ पे 3y को लेफ्ट साइड रहने दीजिए। फिर आपको क्या करना है? इस -4 को राइट साइड भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा बच्चों। तो 11 प्लस 4 बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y 3y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? 11 प्लस 4 15 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इस 3 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा 15 के पास, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15/3 बच्चों।
तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15/3 5 आ जाएगा। आपने यहाँ पे वेरिएबल y की वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई है एंड x की वैल्यू -2 आ गई है। आपके इस इक्वेशंस की सॉल्यूशन हो गया है, वेरिएबल x एंड y की वैल्यू आ गई है। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, समझ गए? तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, किसी भी वेरिएबल को डिसाइड करना है कि उसको एलिमिनेट करना है। फिर उस जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना था, जैसे हमें यहाँ पे वेरिएबल y को एलिमिनेट करना था, क्लियर, तो उसके कोफिशिएंट को सेम करने के लिए, ताकि ये वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए, हमने इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन नंबर 1 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन नंबर 2 में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या होगा, जब आप 2 को मल्टीप्लाई किए 3y से तो कितना हो गया, 6y मिला, और जब 3 को मल्टीप्लाई की इधर 2y से तो कितना हुआ, 6y हुआ। मल्टीप्लाई करने की वजह से आपका जो वेरिएबल वाला टर्म था वो सेम हो गया, ठीक है। फिर 6y सब्सट्रैक्ट करके कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे। क्लियर? तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें आज आपने सीखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, कैसे उनका सॉल्यूशन करते हैं, ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड एलिमिनेशन से। तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, बहुत ही गर्मी है, तो चलिए पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।